Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture of class 11th mathematics, we are going to discuss the MCQ test based on the topic conic sections. ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने और भी टॉपिक्स के एमसीक्यू टाइप के टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट आप लोगों के लिए इस चैनल पर डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को उन सभी लेक्चर्स को भी देखना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको अलग अलग टॉपिक्स के एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहां पर आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। चलिए जरा, Here is one important information for all of you. अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, केस स्टडी क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक. असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक. Moreover, for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. I am very much sure that you all have subscribed to this beautiful channel of yours, ताकि आपको हर important वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे. Moreover, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना, ताकि उनकी भी मैथ की प्रिपरेशन अच्छी हो सके. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं और अपने आज के एमसीक्यू टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन शुरू करते हैं. So here we have today's test based on the topic conic section. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? Which one of the following statement is incorrect? आपको गिवन ऑप्शंस में जो भी स्टेटमेंट दिख रही हैं, उनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको छोड़ दो और जो इनकरेक्ट है उसको मार्क कर दो. वही आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा. समझ गए? चलिए पढ़ते हैं जरा. ऑप्शन ए में बोला हुआ है द इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज ऑलवेज 1. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है. ऑप्शन बी में बोला हुआ है द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज ऑलवेज लेस देन 1. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. ऑप्शन सी में लिखा हुआ है द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला इज ऑलवेज मोर देन 1. ये स्टेटमेंट भी ठीक है. हमको इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट ढूंढना है यहां पर. ठीक है. ऑप्शन डी यही बच गया है, यही वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए. द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर. ये गलत है, क्योंकि सर्कल का इसेंट्रिसिटी ऑलवेज 0 होता है बेटा. इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज ऑलवेज 0. तो बेसिकली यहां पर हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना था. तो ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट वही इनकरेक्ट है. क्वेश्चन 1 का ऑप्शन डी यहां पर मैंने मार्क कर दिया है. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों? द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज लोकेटेड एट. इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूं, एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ. मान लीजिए आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल इस फॉर्म में है. ठीक है. पहली बात, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों प्रेजेंट होने चाहिए और दोनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. इन दैट केस ये जो x का कोफिशिएंट है और ये जो y का कोफिशिएंट है, इनको ध्यान से देखिए. x का कोफिशिएंट है 2g, y का कोफिशिएंट है 2f. इनको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी -1/2 इंटू 2g,
-1/2 इंटू 2f। अब बेसिकली इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट -g, -f। अब ये जो आपको मिला ना, यही आपके इस इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर हो गया। समझ गए? अब जरा अपने क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहां पर x² y² दोनों प्रेजेंट तो हैं, लेकिन इनके कोफिशिएंट की वैल्यू 1 तो नहीं है। तो 1 बनाने के लिए सबसे पहले पूरी इक्वेशन में मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे हम ये काम करेंगे, वी विल हैव x² प्लस y² प्लस 3/2y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, तो यहां पर जैसे x का कोफिशिएंट 2g दिख रहा है, यहां पर x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, मतलब वो 0 होगा। अगर आप लिखोगे इसे तो आप ऐसे लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स प्लस 3/2 इंटू वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। समझे? तो मैंने सर्कल के सेंटर को निकालने के लिए आपको ये जो शॉर्टकट बताया है, इसमें क्या बोला था कि x के कोफिशिएंट को -½ से मल्टीप्लाई करिए, y के कोफिशिएंट को भी -½ से मल्टीप्लाई करिए, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा x का कोफिशिएंट 0 है, -½ से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा। y का कोफिशिएंट क्या है? 3/2, -½ से मल्टीप्लाई करोगे तो -3/4 मिलेगा। तो ये जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिले हैं ना, इसी पर सर्कल का सेंटर लोकेटेड होगा। तो ऑप्शन यहां पर 0, -3/4, इसको चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, अगर सर्कल का ये वाला इक्वेशन होता है, इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं, तो यहां से सेंटर अगर हमने निकाल लिया, अब सेंटर को आप h, k भी तो बोलते हैं, तो आपका मन करे तो इसे h, k से भी कंपेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। यहां से रेडियस कैसे निकालते हैं? देखिए क्या होता है, h² प्लस k² माइनस r² को हम c बोल सकते हैं। तो यहां से रेडियस निकालना होगा, सो दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय दिस एक्सप्रेशन। स्क्वायर को हटा दोगे, इस पूरे का अंडर रूट आ जाएगा ऐसे। तो ये रेडियस को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। अगर सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा है, तो रेडियस ऑफ सर्कल निकालने का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहां पर h² और k² का मतलब क्या है, h और k का मीनिंग यहां से देख लो, सर्कल के सेंटर के x एंड y कोऑर्डिनेट। समझ गए? h² और k² की जगह पे क्या हम g² प्लस f² भी कर सकते हैं? मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो रेडियस वाला फॉर्मूला है, क्या इसको मैं रीराइट करके ऐसे भी कह सकता हूं, g² प्लस f² माइनस c? आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम है क्या? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताना मुझे, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटा। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट दिस पॉइंट एंड पासिंग थ्रू 4,6। सर्कल का सेंटर है 1,2 पे, और ये जो सर्कल है इट इज गोइंग टू पास थ्रू अ पॉइंट विच इज लोकेटेड, सपोज इसको मैं अगर ए बोल दूं, तो विच इज लोकेटेड एट 4,6। अब क्योंकि सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो सी ए का जो डिस्टेंस होगा ना, सी पे तो सेंटर है, तो सी ए का जो डिस्टेंस होगा ना, ये रेडियस होगा। समझ गए? रेडियस इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर रेडियस कैसे मिलेगा, दैट विल बी सी ए। अब सी ए मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली, अंडर रूट में 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला समझ आया आपको? अंडर रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर लिया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग, ये बनेगा 3 का स्क्वायर यानी 9, ये बनेगा 4 का स्क्वायर यानी 16, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 25 विच इज एक्चुअली 5। तो ये तो रेडियस आ गया। एरिया ऑफ सर्कल में आपको रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहां पर पाई इंटू 5 स्क्वायर। सो हियर इज योर आंसर। ऑप्शन डी को आप चेक करिए,
क्वेश्चन 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है इसमें? द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। वैसे तो आप इसको भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करके अपना काम कर सकते हो। मैंने रेडियस निकालने का फॉर्मूला डिस्कस किया था। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर एक तरीके से और बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में है तो बेसिकली इसका सेंटर लोकेटेड होता है ओरिजिन पे और रेडियस तो आर है ही। ये जो आर स्क्वायर है ना, यहीं से आर निकलेगा और ये रेडियस हो जाएगा। तो अपने इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मैं करना चाहूंगा तो ये बन जाएगा 5/3, मतलब बोथ साइड मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। मेन बात यह है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों प्रेजेंट होने चाहिए एंड दोनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो बस मैंने बना लिया। अब इसे अगर मैं इसके साथ कंपेयर कर लूं डायरेक्टली तो आर स्क्वायर बनेगा 5/3, तो आर क्या बन जाएगा बेटा? 5/3 ओवर द रूट। ठीक है, तो बस आपका आंसर आपके सामने है, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ठीक हो जाएगा। चलें आगे, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है बच्चों? सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल आर लोकेटेड एट 2, -3, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड आर। कोई सर्कल है, यहां कहीं सेंटर होगा, ठीक है, और एक डायमीटर इसने दे रखा है आपको। मान लो यहां पर सेंटर है और डायमीटर को हम अगर पी क्यू बोल दें, सो डायमीटर पी क्यू का एक एंड पॉइंट पी है और एक एंड पॉइंट क्यू है। मान लीजिए आपको पी दे रखा है 2, -3, तो बेसिकली आपसे इसकी वैल्यू पूछ रखी है और अगर इसको सपोज मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बोल दूं ऐसे, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, अब यहां पर हम किस तरीके से काम करेंगे? सर्कल का सेंटर तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। अब सर्कल का सेंटर कैसे मिलेगा? यहां पर आप अगर नोटिस करें, सो दिस कैन बी री रिटन एज दिस वे। सो क्लियरली इसका जो सेंटर है वो हो जाएगा ओरिजिन, यानी 0,0। सो दैट मीन्स ये जो पॉइंट सी लिखा मैंने यानी सेंटर, वो 0,0 है। अब डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर ही होता है ना, तो बेसिकली अब मिड पॉइंट फॉर्मूले से अगर मैं काम करूं तो पी क्यू का मिड पॉइंट हम निकालेंगे। देखिए ऐसे, ये पी क्यू का मिड पॉइंट है, ध्यान से देख लो, और ये y प्लस -3 यानी y -3 हो जाएगा। ये आपका पी क्यू डायमीटर का मिड पॉइंट आ गया, जो कि सर्कल के सेंटर के ही इक्वल होना चाहिए। तो यहां से सिंप्लीफाई करके आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकाल लेना है। सो दैट विल बी x + 2/2 इज इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू आएगी -2 और यहां से ये आ जाएगा 3। तो यानी पॉइंट Q क्या बन जाएगा बेटा? -2,3। तो -2,3 आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही हो गया। क्या इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी कर सकते थे? सोचना, कर तो सकते हैं, आसान हो जाएगा वो। ऑप्शंस को एनालाइज कर लो तो डायरेक्टली आप कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा गया है जिसका सेंटर आपको दे दिया और रेडियस भी दे रखा है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, इसमें r का मतलब रेडियस हो गया, तो ये रेडियस का स्क्वायर है, और h, k का मतलब हो जाएगा सर्कल का सेंटर। तो ये h, k और रेडियस ये रहा। तो इसका यूज करने वाले हैं हम लोग x - h का होल स्क्वायर, x माइनस ऑफ -1 यानी x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y - k का होल स्क्वायर, तो k की जगह 3। तो ऐसे रेडियस आपको दिख ही रहा है, 5 यूनिट है, दिस वे। तो ऑप्शन बी और सी में तो इसी फॉर्म में दे रखा है बेसिकली, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो बी वाला भी गलत है और सी वाला भी गलत है। ठीक है,
तो b और c तो हो नहीं सकता, दैट मीन्स हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं होल स्क्वायर ओपन कर लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहां से वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 25, लेट अस चेंज द साइड्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y, ठीक है, 9 और 1 10, 10 में से 25 गया यानी माइनस का 15 इक्वल टू 0। सो दिस इज देयर इन 2x माइनस 6y माइनस 15, यानी ऑप्शन ए वाला ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इट इज बेस्ड ऑन पैराबोला, मतलब आसान क्वेश्चन है। अब कैसे होगा ये देख लेते हैं जरा। फॉर दिस पैराबोला द फोकस इज एट, आपको बताना है इस पैराबोला का फोकस कहां पर होगा। अगर आप पैराबोला को ध्यान से देखें, सो दिस इज ऑफ दिस फॉर्म, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इस पैराबोला का जो फॉर्म है ना, डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसा चलेगा, क्योंकि x का जो पावर है, एक्सपोनेंट ऑफ x वो 1 है और ये पॉजिटिव साइड भी दिख रहा है 12x, तो मतलब ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ में ही पैराबोला जाएगा। तो डायग्राम तो हमने बना लिया, ठीक है। दैट मीन्स इसका फोकस x एक्सिस के ऊपर ही होगा, वो भी पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए फोकस का वो इस टाइप का होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप नोटिस करें तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी ही बच गया। तो यही इसका सही आंसर है। लेकिन सॉल्व कैसे किया होगा आप देख लो, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 4a मतलब 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स तो मैंने यहां पर आपको बता ही दिए, तो मतलब a,0 यानी 3,0, ऑप्शन बी क्वेश्चन 7 का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो हियर यू हैव क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करेंगे बेटा, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है एंड फोकस 0,3 पे है, 0,3 यानी x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है लेकिन पॉजिटिव है, मतलब यहां पर फोकस होने वाला है। तो ये पैराबोला इस टाइप का होगा, मतलब अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो पैराबोला का इक्वेशन ऐसा होना चाहिए। अब देख लेते हैं इससे कंपेयर करके, तो ये तो होगा नहीं और ये होगा नहीं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी आपका पैराबोला इसी टाइप का होना चाहिए। सो दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता, यानी इसका ऑप्शन ए ही ठीक होगा बेटा। ठीक है, अब अगर सॉल्व करना हो तो जैसा कि मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग, वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है और फोकस 0,3 पे है। तो फोकस यानी 0,3 को हम कंपेयर कर रहे होंगे किसके साथ, फोकस 0,a, इस फॉर्मूले से कंपेयर करके आपको a मिल गया, इस a की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3y, ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू लाइक दिस। अब जरा देख लो ये क्या आएगा, ऑप्शन ए वाला आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 9 इन फ्रंट ऑफ यू। अब क्वेश्चन 9 में क्या है बच्चों, एक्सिस ऑफ अ पैराबोला इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब पैराबोला का एक्सिस अगर वाई एक्सिस के अलोंग है, दैट मीन्स पैराबोला या तो इस टाइप का होगा या फिर इस टाइप का होगा, मतलब जितना मैंने क्वेश्चन को पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही होने वाला है। वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, ठीक है, एंड इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। अब यहां पर कैच है, ध्यान से सुनना, डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। अगर ये वाला पैराबोला हुआ तो ये ऐसे होगा, मतलब दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और अगर ये पैराबोला होगा तो ये डाउन साइड में जाएगा, यानी ऐसे। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay।
अब क्योंकि हमारा पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है जिसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये बेसिकली आपको सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ लेके जाएगा। मतलब हमारा पैराबोला ये वाला होना चाहिए, और क्योंकि पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा। मैं पूरा सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं आपको। तो x की जगह -2 इक्वल टू 4a और y की जगह 5, तो यहां से आपको 4a की वैल्यू मिल जाएगी। ये बनेगा -2 का स्क्वायर यानी 4/5। तो बस इस वाले इक्वेशन में आप 4a की जगह डाल दो, जो वैल्यू आपने निकाली है 4a की जगह 4/5। चाहो तो यहां से सिंप्लीफाई करो ताकि आपको मिले 5x² इक्वल टू 4ay। ये मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो 5x² इक्वल टू 4y यानी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 9 का ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे तो यहां मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, लेकिन अगर आप यहां पर ऑप्शंस को एनालाइज करना चाहते तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे? वेल, एक काम तो कर सकते थे, क्योंकि ये जो पैराबोला है इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसी टाइप का पैराबोला है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये तो कह सकते थे कि ऑप्शन सी वाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें कंफ्यूजन रहता इन दोनों में, है ना। 4x² इक्वल टू 5y यानी ये वाला भी इसी टाइप का पैराबोला है और ये वाला भी इसी टाइप का पैराबोला है, मतलब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने से कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है इस वाले क्वेश्चन में। फिलहाल ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन बी मैंने मार्क कर दिया है आपके लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर फॉर ऑल ऑफ यू। द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर y इक्वल टू 8x²। ध्यान से सुनना, इस पैराबोला को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? चेक करके देखो, लिख सकते हैं। अब कहने का मतलब ये पैराबोला इस टाइप का पैराबोला हो गया, तो इस टाइप के पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? दिस इज गिवन बाय 4a। तो ये रहा 4a, इसे कंपेयर कर लो, यहां पर क्या दे रखा है 1/8 के साथ, ठीक है। यानी 4a इज इक्वल टू 1/8, यही आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। ऑप्शन ए को मार्क कर दो, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बेटा क्वेश्चन 11 में क्या है? क्वेश्चन 11 इज बेस्ड ऑन द टॉपिक एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स के ऊपर बेस्ड है। इसने पूछा है द लेंथ इन यूनिट्स ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स। तो बेसिकली अगर मैं एलिप्स को, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए काम करूं तो मुझे लिखना पड़ेगा इसे x²/1, 1 को 1² लिख लो, और ये 4y² है ना, सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। चेक करिए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस विद x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1। अब इसके साथ क्यों कंपेयर करेंगे? क्योंकि यहां पर ये जो 1² है तो a की वैल्यू 1 है और ये b² है तो b की वैल्यू हाफ है। कुछ समझे? कंपेयर करके देखो, a² की जगह 1² यानी a की वैल्यू, b² की जगह 1/4 यानी b की वैल्यू। तो जो बड़ा नंबर होता है ना वो किसके नीचे है, उसके अकॉर्डिंग हम a और b का डिसीजन लेते हैं। जो बड़ा वाला है उसको a बोलते हैं। अब क्योंकि x के नीचे बड़ा नंबर है मतलब x के नीचे a है, तो ये आपका जो एलिप्स है ना ये इस टाइप वाला एलिप्स है। मतलब मैंने रफ डायग्राम भी बना के आपको दिखा दिया, इक्वेशन पहले ही लिख चुका हूं, ठीक है। अब इसमें माइनर एक्सिस का मतलब क्या होता है? तो माइनर एक्सिस का जो लेंथ होता है ना, एक मेजर एक्सिस भी होता है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो ये बनता है 2b एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या बनेगा 2a। a और b की वैल्यू तुम्हारे सामने है। आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यानी आपसे 2b की वैल्यू पूछी गई है। b ये रहा, b की वैल्यू यहां पुट कर दो, 2 इंटू हाफ दैट इज 1, तो 1 यूनिट ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन में। तो 1 यूनिट ऑप्शन डी को आप चेक करिए,
क्वेश्चन 11th ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12th। सो हियर वी हैव नाउ क्वेश्चन नंबर 12th फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन 12th में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ लिया है फॉर दिस एलिप्स। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला ये होता है बेटा, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया है। अभी यहां से ए और बी पता करना पड़ेगा मेरे को। तो आरएचएस में देखिए 16 है ना, तो दोनों तरफ 16 से डिवाइड करो ताकि ये 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो 16x² अपॉन 16, यानी यहां पर 1 ही बचेगा, y² अपॉन 16। तो बेसिकली अब ये बड़ा नंबर हो जाएगा, मतलब इसे हम कंपेयर करने वाले हैं, y के नीचे बड़ा नंबर है, मतलब इसको हम a बोलने वाले हैं। तो y² अपॉन a² प्लस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। दैट मीन्स a² 16 आ गया, तो a की वैल्यू 4 आएगी और b² 1, यानी b की वैल्यू 1 हो जाएगी। b² को कंपेयर कर लो 1 से, तो b की वैल्यू क्या बनेगी बेटा? फॉर्मूला यहां लिखा था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए, सो 2 इंटू b²। तो b² मतलब 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, अपॉन a की वैल्यू आपने निकाल रखी है 2/4, विच मीन्स इट इज 1/2 यूनिट। लेंथ है तो यूनिट्स में लिख दो, तो 1/2 यूनिट्स, यानी ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 12th इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या बोला हुआ है? अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन है, एलिप्स के ऊपर ही बेस्ड है। द फोकाई ऑफ दिस एलिप्स आर लोकेटेड एट। अब बेसिकली ये जो एलिप्स है ना, यहां पर आपको 36 दिख रहा है, मतलब 36 से डिवाइड करेंगे। किस फॉर्म का एलिप्स है पहले वो पता कर रहा हूं, है ना। तो यहां पर 9x² अपॉन 36 यानी x² अपॉन 4 प्लस 4y² अपॉन 36 यानी y² अपॉन 9 इक्वल टू 36 अपॉन 36 यानी 1। अब बड़ा नंबर कहां पर है देख लो, तो y के नीचे है, मींस ये जो आपका एलिप्स है इसका मेजर एक्सिस y एक्सिस के ऊपर होगा, यानी इस टाइप का आपका ये एलिप्स है। ठीक है, तो मेजर एक्सिस के ऊपर ही फोकाई होते हैं और वर्टाइसिस भी मेजर एक्सिस के ऊपर ही होते हैं एलिप्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में जो फोकाई होंगे, जैसे इसे आप F1 बोल दो और इसे आप F2 बोल दो, तो ये y एक्सिस के ऊपर है। तो ऑप्शन ए तो गया, एट अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो ऑप्शन सी वाला ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तो वैसे ही गलत हो गया, एट अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन XY प्लेन, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन सी यहां पर ठीक हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, एलिप्स के लिए 2 फोकस होते हैं, इसलिए फोकाई लिखा हुआ है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन 14 में क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखिए। द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ, अभी कुछ देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था किसी क्वेश्चन में जहां पर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछा था, मेजर एक्सिस की बात भी तो की थी मैंने उस क्वेश्चन में। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये होता है। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, मतलब आपको सिर्फ ए की वैल्यू बतानी है। ये पूरे मेजर एक्सिस की लेंथ है, इसका सेमी मतलब आधा, यानी 2a का आधा करोगे यानी सिंपली a। तो देखते हैं जरा यहां पर कैसे होने वाला है। 4x² है ना, तो इसे सबसे पहले तो आप ऐसे लिखिए, लिखना ही पड़ेगा भाई, देख लो। एंड दिस इज y² अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब इसे कंपेयर करेंगे तो x² अपॉन a² आएगा या b² आएगा, तो a और b का पता करने के लिए देखते हैं कि बड़ा कौन है। तो 1 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, सोच के देखो, पता चल जाएगा। तो ये ऐसे है बेसिकली, मींस हमारा एलिप्स ये वाला है। तो यहां से कंपेयर करोगे तो a² की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये 1 ही आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या बताया था मैंने कि सिंपली a होगा, a मतलब 1 यूनिट, समझे, यानी ऑप्शन बी यहां पर ठीक हो जाएगा।
ध्यान रखना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस नहीं पूछा था इस क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस पूछा हुआ है, इसलिए 2a की जगह हमने a लिया है। ऑप्शन बी ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 ये रहा जी, इसमें क्या है, end points of one of the diameter of a circle are located at the points this and this, then the circle is given by। वेल यहां पर एक शॉर्टकट बता रहा हूं, बाकी कंसेप्ट भी डिस्कस कर लूंगा, लंबा मेथड हो जाएगा कंसेप्ट वाला, तो शॉर्टकट पहले डिस्कस करते हैं। भाई ये कोई सर्कल हो गया, ठीक है, यहां कहीं इसका सेंटर होगा, तो सेंटर से ही पास होकर डायमीटर जाता है। भाई फिलहाल यहां पर समझाने के लिए इजी रहे तो मैं क्वेश्चन में जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है ना, उसको मैंने ए और बी मान लिया। ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। ए का मतलब दिख रहा है आपको 0,4, बी का मतलब भी दिख रहा है आपको -6,2, ठीक है। ये आपका सेंटर है, ठीक है। ध्यान से सुनना कंसेप्ट। आप यहां पर क्या करिए, आपको यहां पर क्या करना होगा, डिस्टेंस ए बी निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस ए बी का मतलब हुआ डायामीटर, इसका मतलब हुआ डायामीटर, तो डायामीटर का हाफ कर दो, क्या मिल जाएगा, रेडियस। रेडियस की समस्या तो खत्म हो गई। डायामीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, तो सेंटर, क्या बोला मैंने, डायामीटर का मिड पॉइंट। अब यहां पर डायामीटर है ए बी, सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लो, इससे मिल जाएगा सी, यानी सेंटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। फॉर्मूला आपको याद है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। बस आराम से हो जाएगा, लेकिन लंबा मेथड है। अब ये जो मेथड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, जिसमें हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करना पड़ेगा, उसमें तो आपको सेंटर भी निकालना है, रेडियस भी निकालना है। ऑफ कोर्स ये लेंथी मेथड है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करते हुए इतना लंबा तो हम नहीं करेंगे, तो हम लोग यहां पर शॉर्टकट यूज करने वाले हैं। नाउ फॉर दैट, डायामीटर के जो एंड पॉइंट्स है ना, मतलब फिलहाल ए बी डायमीटर है, उसके एंड पॉइंट ए और बी हैं, उनके मैंने कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए x1 y1, और ये दूसरे एंड एंड पॉइंट के लिए ले लो x2 y2। तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने का, इन केस डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 दैट इज इक्वल टू 0। बस इस फॉर्मूले का यूज करो। अब यहां पर देख लो x1 y1 का मतलब क्या है, x2 y2 का मतलब क्या है, और चलिए जरा अपना काम शुरू करते हैं। तो x माइनस x1 यानी x माइनस 0, x माइनस x2 यानी प्लस का 6 हो जाएगा, ये चेक करो बेटा। फिर y माइनस y1 एंड देन y माइनस y2। अब ये तो सिंपली x रहेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इसको करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y यानी माइनस का 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 6y प्लस 8 होना चाहिए, यहां माइनस 8 है, यानी ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। बी वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x यानी ये भी गया, ये सी वाला भी गया, यानी ऑप्शन डी वाला ही ठीक होगा। लेकिन जरा मैच कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है, प्लस का 6x माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 हियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें क्या करना है बच्चों, सो नाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाइपरबोला। तो इसमें ये जो हाइपरबोला दे रखा है, आपको इसके फोकाई के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहां पर इसे हम कंपेयर करेंगे, देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, तो यहां से a स्क्वायर यानी 16, b स्क्वायर यानी 25। अब क्योंकि हमें फोकाई के बारे में बात करनी है, मतलब c निकालना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, याद तो होना ही चाहिए हाइपरबोला के लिए।
यहां से c निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 16 प्लस 25 यानी 41, और क्योंकि ये तो c स्क्वायर निकला है फिलहाल, हमें c निकालना है तो अंडर रूट लगा दो। ठीक है, अब जो हाइपरबोला है ना, तो इसका एक फोकस होता है c,0 तो दूसरा होता है माइनस c,0 यानी प्लस माइनस c,0 आप बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसे ये फोकस f1 है और ये फोकस f2 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो बनेगा 2c, समझे, और c तो आप निकाल चुके हो, दैट मीन्स इट विल बी ट्वाइस अंडर रूट 41 यूनिट्स। तो ऑप्शन देखो यहां पर, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ठीक हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 में क्या है? सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला हुआ है फॉर दिस हाइपरबोला द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला है ना, एलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, फॉर्मूला तो सेम रहता है, मतलब ए और बी की पहचान करनी है। दिस इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है बच्चों, तो ए स्क्वायर मतलब 16 मीन्स ए आ जाएगा 4, बी स्क्वायर यानी 9, बी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां बी स्क्वायर ही पुट करना है, सो 2 इंटू बी स्क्वायर, और ए की जगह है 4, सो इट गिव्स यू 9/2 यूनिट्स। ये रहा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ठीक हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 इज हेयर फॉर ऑल ऑफ यू। इस एलिप्स का इसेंट्रिसिटी पूछा हुआ है। अब इसेंट्रिसिटी यानी E का फॉर्मूला होता है C/A, मतलब C निकालना पड़ेगा। तो इसे हम कंपेयर करने वाले हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के साथ, क्योंकि बड़ा नंबर छोटा नंबर देख लो क्या है, बड़े नंबर को a बोलते हैं एलिप्स के केस में। a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर भी मिल गया। c निकालने के लिए फॉर्मूला ABC वाला जो होता है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहां से आपको c स्क्वायर मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 9 यानी 7, तो c मिलेगा अंडर रूट 7, राइट। और a यहां से निकाल लो, a स्क्वायर मिल गया तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब a क्यों निकाला? क्योंकि c/a यानी अंडर रूट 7/4, समझे, इसलिए मैंने a निकाला। अंडर रूट 7/4, नजरों का धोखा मत होने देना, ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, 4 स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, यहां ऑप्शन ए वाला ठीक होगा क्योंकि जो नीचे 4 है ना, इसे आप अंडर रूट 16 लिख सकते हैं, और अब इन दोनों रूट्स को कंबाइन करेंगे तो ऑप्शन ए वाला ठीक हो जाएगा, यानी क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए सही है। इसको देखकर नजरों का धोखा मत होने देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 इज हेयर फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें क्या बोला है? द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज a,b, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर का मैंने आपको शॉर्टकट तो बता ही दिया है, x के कोफिशिएंट को -1/2 से मल्टीप्लाई करिए, तो जो -6 आपको दिख रहा है ना, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा? तो 3 आएगा। ऐसे ही y का कोफिशिएंट दिख रहा है यानी 4, उसे भी -12 से मल्टीप्लाई करो, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो यहां से a, b ये दे रखा है सेंटर क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो यहां से इसे हम a, b से कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू तो मिल गई, यानी कोऑर्डिनेट्स को हमने कंपेयर कर लिया। दिस वी आर गोइंग टू यूज इन दिस एक्सप्रेशन, 2 टाइम्स a प्लस 3 टाइम्स b, so it is 6 minus 6 which is actually 0, यानी पहला ऑप्शन देखिए क्वेश्चन 19 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वेल, आपको पेज के बॉटम में तो दिख ही रहा होगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में क्या है? एट व्हाट पॉइंट ऑन दिस पैराबोला इज द एब्सिस 3 टाइम्स दैट ऑफ ऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट है ना,
कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो मैं अल्फा कोमा बीटा ले लूं, तो यहां पर इसे बोलते हैं एब्सिस्सा, दिस इज कॉल्ड एब्सिस्सा। एंड जो y कोऑर्डिनेट होता है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एब्सिस्सा इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ऑर्डिनेट, यानी अगर ऑर्डिनेट बीटा है तो एब्सिस्सा बनेगा थ्राइस बीटा। ये है आपका क्वेश्चन, समझे? इस क्वेश्चन में जो यहां पर इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इस चीज को भी अगर मैं अपने ऑप्शंस में एनालाइज करने लगूं, तो अगर इसे बीटा बोलेंगे तो इसका 3 टाइम्स यहां पर आना चाहिए, थ्राइस बीटा एब्सिस्सा, मतलब ये गलत हुआ। ये वाला ठीक हो सकता है, बट औरों को भी देख लेते हैं। इसमें देखो ये -3 हो गया बेसिकली, मतलब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन सी ही यहां पर ठीक होगा। आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? तो ये जो आपका पैराबोला है, ये जिस भी पॉइंट से पास कर रहा है, जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट है, उस रिक्वायर्ड पॉइंट की ये कंडीशन दे रखी है। तो ये जो पॉइंट है, ये पैराबोला इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। आइए जरा सेटिस्फाई करवाते हैं। तो x की जगह 3 बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 9 और y की जगह बीटा। तो यहां से आप देखोगे ये बनेगा 9 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9 बीटा। 9 को मैंने कैंसिल कर दिया, साइड चेंज करेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इक्वल टू 0। आप बीटा कॉमन ले लो, सो यू विल हैव लाइक दिस। तो यहां से आपको बीटा मिल जाएगा 0 या 1। तो यहां से थ्राइस बीटा, अब थ्राइस बीटा बेसिकली अल्फा था, यहां पर देख लो आप, तो थ्राइस बीटा आपका मतलब अल्फा, तो बेसिकली ये 0 होगा या 3 होगा। तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो 0,0 बनेगा या 3,1 बनेगा। तो 3,1 वाला मैंने मार्क कर दिया है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉल्यूशन भी दिखा दिया आपको, अगर ये 2 नंबर में आ जाए यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो कैसे करना होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला हुआ है? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एलिप्स। इसमें कह रहा है द डिस्टेंस इन यूनिट्स बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स। अब ये जो एलिप्स है बेसिकली, अब इसमें x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर हम कर लेंगे। तो ए स्क्वायर 36 है, तो a का मतलब तो 6 हो जाएगा। बी स्क्वायर 20 है, तो b का मतलब √20 करोगे तो ये बन जाएगा 2√5। ठीक है, और जब c स्क्वायर निकालोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 36 माइनस 20 यानी 16। तो यहां से c आपको मिल जाएगा 4। अब ये c क्यों निकाला है, इसके पीछे भी कहानी है। हम अभी इसेंट्रिसिटी भी निकालने जाएंगे, जो कि आएगा c अपॉन a से। तो c और a ये रहा, यानी ये बन जाएगा 2/3। अब ये सब क्यों किया, बात करेंगे इसके बारे में। इस समय जो आपका एलिप्स है वो ये वाला है बेटा, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, रफ डायग्राम बना के आपको समझा दे रहा हूं मैं। ये वाला आपका एलिप्स है। अब एक डायरेक्ट्रिक्स यहां होती है और एक यहां पर होती है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू प्लस ए अपॉन ई, इसका होगा x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। आपसे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा है इन दोनों डायरेक्ट्रिसेस के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस बनेगा 2 टाइम्स a अपॉन ई। तो a हमने क्यों निकाला था समझ गए, तो a आया था 6, और e क्यों निकाला था वो भी समझ गए होंगे आप लोग। तो ये रहा आपका 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 12 इंटू 3/2, यानी 2 6 जा और 6 इंटू 3 यानी 18। तो 18 यूनिट, यानी ऑप्शन सी को चेक करिए। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22 टिल क्वेश्चन नंबर 25। सो लेट्स मूव to discuss the solution of assertion and reason type of questions. So here you can see question number 22, which is the first question based on the assertion and reason type of questions. I am sure you people are well aware that how to answer correct option in these type of questions. Let me explain once again.
अगर ऑप्शन ए को हमें मार्क करना होगा तो वो तभी मार्क कर सकते हो जब बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी को हम तभी मार्क कर सकते हैं जब दोनों असर्शन एंड रीजन ट्रू हैं एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी को मार्क करते हैं व्हेन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन डी इज मार्क्ड व्हेन असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये सब बातें आपको पहले से भी पता होनी चाहिए एंड आई एम श्योर आप लोगों को पता भी होंगे, मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है जरा देख लेते हैं। द पैराबोला y square इक्वल टू kx passes through this point, then 9/2 units is the length of latus rectum for the parabola। काम करना पड़ेगा, बात करेंगे इसके बारे में। रीजन में बोला हुआ है सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज एट द ओरिजिन। वेल ये ठीक है, आज की क्लास में डिस्कस भी किया था हमने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाला जो फॉर्म है सर्कल का, ये वो वाला फॉर्म है बेसिकली। तो वहां पर ओरिजिन तो आपका सेंटर होगा ही, ठीक है ना। तो कहने का मतलब दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। रीजन की बात हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिवन इन असर्शन। तो ये जो पैराबोला है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम x की जगह 2 डालेंगे और y की जगह -3 इक्वेशन ऑफ पैराबोला में। तो ये k इंटू x की जगह हमें 2 डालना था। यहां से k की वैल्यू आ रही है -3 का स्क्वायर यानी 9/2। ध्यान से सुनना, दिस पैराबोला इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद दिस फॉर्म ऑफ द पैराबोला। यहां पर ये जो 4a है ना वो बेसिकली k है, तो हमने k निकाला विच इज 4a, और 4a ही क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। यही बोला हुआ है, लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज 9/2 यूनिट्स यानी 4a। बिल्कुल ठीक है, यानी दिस स्टेटमेंट गिवन इन असर्शन इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इस बात की वजह से हम यहां पर ऑप्शन बी को करेक्ट मार्क करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 इज हेयर फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें क्या बोला हुआ है, फॉर द इक्विलेटरल हाइपरबोला, इक्वेशन भी दे रखा है, द इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू √2। द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस विच इज एक्चुअली हाइपरबोला इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ध्यान से सुनना, हम पहले रीजन को ही एक्सप्लेन कर देंगे। हाइपरबोला के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, तो यहां से c मिल जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसेंट्रिसिटी निकालता हूं तो c/a का फॉर्मूला यूज होगा, तो c की वैल्यू ये रही अपॉन a। दिस इज व्हाट दे हैव गिवन यू in the statement of reason, that means this is absolutely true। अब जरा असर्शन को देखते हैं। ये जो हाइपरबोला है इसका एक स्पेशल नाम है इक्विलेटरल हाइपरबोला। बेसिकली इसे हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, बोथ साइड a स्क्वायर से डिवाइड किया है मैंने। इसको ध्यान से देखना, इसमें बोथ साइड जैसे ही मैंने a स्क्वायर से डिवाइड किया तो ऐसा बन जाएगा। मतलब इसमें अगर हम ऐसे सोचे ना कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अगर ऐसे सोचोगे तो a स्क्वायर एंड b स्क्वायर की वैल्यू सेम है, यानी a और b सेम है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर अगर मैं c फाइंड करने जाऊंगा तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, यानी हम लिखेंगे c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने कहा कि a और b सेम है, तो ऐसे लिखोगे आप लोग, ये बनेगा 2a स्क्वायर, तो ये c स्क्वायर है, तो c आ जाएगा √2 इंटू a। अब दोनों तरफ जैसे ही a से डिवाइड करोगे तो c/a, और ये बना √2, और c/a क्या होता है, तो इसेंट्रिसिटी होता है। वही लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान से देख लो। दैट मीन्स ये भी ट्रू है, असर्शन इज ऑल्सो ट्रू। तो यहां पर क्या हुआ, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन एज वेल। दैट मीन्स ऑप्शन ए को हम करेक्ट मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हाट दे हैव गिवन इन क्वेश्चन नंबर 24। तो ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है। असर्शन में ये जो इक्वेशन दे रखी है
सर्कल की इक्वेशन है एंड दिस हैज रेडियस ऑफ 14 यूनिट्स एंड सेंटर है 0,0 पे। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये वाला जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसका सेंटर तो ओरिजिन पे ही होता है। रेडियस के लिए हम कंपेयर करेंगे आर स्क्वायर के साथ 196 को, तो रेडियस आपका 14 यूनिट्स ही आएगा। मतलब रेडियस के बारे में भी बिल्कुल ठीक बोला गया है, मींस दिस इज ट्रू, द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज ट्रू। ठीक है, अब रीजन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर दिस इज 4a यूनिट। अब ये आपका पैराबोला है इस फॉर्म का, ठीक है, तो इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, नो डाउट। ठीक है, यानी दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो यहां पर अब क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मींस वी आर गोइंग टू राइट ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द एलिप्स इज 8√2 यूनिट्स। रीजन में बोला हुआ है द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला whose foci are at ±c,0 is given by this expression। ये गलत है भैया, क्योंकि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये होता है, मतलब रीजन हो गया फॉल्स। इसका मतलब असर्शन पक्का सही होना चाहिए और यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर रीजन फॉल्स है तो असर्शन पक्का ट्रू होगा, तो फिर ऑप्शन सी को ही तो करेक्ट मार्क करोगे। लेकिन यहां पर मैं असर्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। यहां पर ये जो एलिप्स है इसमें 144 से हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो 4x² अपॉन 144 यानी ये 36 आ जाएगा। 36y² अपॉन 144 करोगे तो ऐसे आएगा, एंड 144 अपॉन 144 यानी 1 आ जाएगा। मतलब x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे, a² 36 है, b² 4 है। यहां पर क्योंकि फोकाई के बारे में बात करनी है, दैट मीन्स हमें c निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है a² इक्वल टू b² प्लस c², सो दैट मीन्स c² बनेगा a² माइनस b² यानी 36 माइनस 4 यानी 32। तो c यहां से आ जाएगा 4√2। ठीक है, अब जो फोकाई है बेसिकली, तो एक फोकस आपका होता है c,0 पे और दूसरा फोकस होता है -c,0 पे। फोकस 1 फोकस 2 किसकी बात हो रही है, एलिप्स की। ठीक है, इस एलिप्स की बात हो रही है। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालोगे ना तो ये बनेगा 2c। अब c तो तुमने निकाल ही लिया, इसका ट्वाइस कर दो यानी 8√2। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ दिस एलिप्स, और यही दे रखा है आपको, यहां पर आपको दिख रहा होगा, मींस दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। और जैसा कि मैंने आपको बोल ही दिया था कि अगर रीजन फॉल्स है तो असर्शन पक्का ट्रू होगा। करेक्ट ऑप्शन मैंने पहले ही बता दिया है आपको। ठीक है बच्चों, हियर इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं। मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अपार्ट फ्रॉम दैट केस स्टडी क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक, assertion रीजन टाइप क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक। मोर for each and every chapter detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission.
आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।